आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं ज्योग्राफी के अंदर। आपका मैपिंग का जो क्लास चल रहा है वो 4:30 बजे होता है, तो इसको मिस मत किया करिए। सेकेंडली, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज का क्लास गवा दिया है, जहां पे मैंने आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स के 200 सवाल पढ़ाए हैं, जहां से आपके हर पेपर के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं देखा है क्लास, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में देख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली, सुबह का जो आपका क्लास चल रहा है, अभी पॉलिटी का क्लास चल रहा है, अगर आप उस क्लास को मिस कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो देखो फिर बाद में गलती आपकी होगी, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि मैम अब तो क्लास छूट गया ना, व्हाट टू डू। तो प्लीज क्लासेस को टाइमली देख लिया करिए। इन केस आपको किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं, आप किसी के भी डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट की सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अपने लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्लास होता है, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली अटेंड कर रहे हो तो आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक बार इसे क्लास के लिंक को लाइक और शेयर मार दीजिएगा और यहाँ से आगाज करते हैं आज के टॉपिक की। देखो, जब हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं ना, यानी कि घास के मैदान, तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रासलैंड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन तो है, लेकिन अब वो वेजिटेशन कैसा है, अलग अलग तरीके का होता है। इंडिया में ही देख लो, इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बैड लैंड टोपोग्राफी मिलती है, यानी कि पूरी तरीके से वो बंजर पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ एरियाज हमारे देश में ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है, जो कि पूरी तरीके से ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। यही तो होता है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो पूरी अर्थ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जैसे कि टुंड्रा हो गया, पेरीज हो गया, पेम्पास है, शवाना है, वेल्ट है। उसके अलावा देखो यहाँ पे स्टेपीज है, नीचे के साइड पे आप यहाँ देखोगे ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। तो ये अलग अलग होता क्यों है ना। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर देखते हैं इन सभी एरिया के अंदर कौन सी क्रॉपिंग करी जाती है। उम्मीद करेंगे कि अब तक सब लोग यहाँ पे सेट हो चुके होंगे अपना कॉपी पेन लेके। पहला पॉइंट, ग्रासलैंड जो होता है ना, ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है कि वहां पे किस तरीके की ग्रासेस आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी झाड़ियां टाइप का होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि झाड़ियां तो होती हैं बट वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होती हैं, यानी कि थोड़ी ऊंची ऊंची होती हैं, है ना। तो इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रासेस होती हैं, इन्हीं को हम ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से डिवाइड करते हैं। ये यूजुअली आपको कैसे मिलेंगी, ये आपको पूरे लैंड मास पे देखने को मिलती है, यानी कि पूरे के पूरे भूमि के क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पे है दूसरे पे नहीं है, दूसरे पे है तो तीसरे पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रासेस हर जगह पे होती हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की होती है। अब जैसे कि मान लो जो ग्रासेस इंडिया में पाई जाती हैं, क्या वो सेम आपको कहाँ मिलेगी, ग्रीनलैंड में मिलेगी? कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ठीक है। या मैंने बोला कि जिस तरीके से ग्रासेस जो हैं जो एमपी के अंदर पाई जाती हैं, क्या वैसे ही ग्रासेस जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर पाई जाएंगी? ऐसा नहीं होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिवाइडेड होती हैं। अच्छा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है, इसके अंदर आपके हर्ब्स आते हैं और ग्रासेस आते हैं, कई बार इसके अंदर श्रब्स को भी रखा जाता है। अब जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक क्लासरूम है, अब क्लासरूम में टीचर भी है, डस्टर भी है, बोर्ड भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट की बुक्स भी हैं, बैग भी है, तो ये सब मिला के क्या कहलाएगा, क्लासरूम का इकोसिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से जब हम अर्थ के इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, इन सबको मिला के हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, सो जो इकोसिस्टम होता है, where there is a scarcity of water and not enough regular rainfall, इन सारे एरियाज पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट्री एरिया होती है वो थोड़ा सा कम ग्रो करती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा हो रही है, बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है, तो उस जगह पे आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के हिसाब से जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है ट्रॉपिकल, एक क्या है, टेम्परेट है। अब यहाँ पे ऐसे समझना, सपोज करो कि ये अर्थ है, यहाँ से इक्वेटर लाइन जा रही है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई 23.5, या इसको लिख लो यहाँ पे 30 डिग्री, ये हो गई 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया तुम देख रहे हो, ओके, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल कहलाएगा। क्यों? इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया होता है वो हमेशा ट्रॉपिकल कहलाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इक्वेटर से विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे आप पोलर एरियाज पे पहुंचोगे, ये जो पोल वाला एरिया आपको दिखता है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्या मिलता है, इस जगह पे आपको रेनफॉल की जगह पर स्नोफॉल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इक्वेटर वाली एरिया में तो आपको रेनफॉल मिलनी है, वो तो फिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा इससे ऊपर जाओगे ट्रॉपिकल एरिया में, तो इक्वेटर के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल एरिया में बारिश कम होगी कि ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ से ऊपर और जब हम जाएंगे तो टेम्परेट में जो बारिश है वो और कम होती जाएगी, ठीक। तो ये बात आपको समझनी है। तो ट्रॉपिकल में क्या होगा, अब देख लेते हैं। ट्रॉपिकल टाइप के जो ग्रासलैंड्स होते हैं कौन से होते हैं, अभी आपको बता देंगे। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो होते हैं ये ड्राई भी होते हैं और वेट भी होते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको थोड़ा सूखा भी देखने को मिल सकता है और वहाँ पे आपको दलदली क्षेत्र भी देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं मार्शी एरिया। सेकेंड पॉइंट, ये जो कंडीशंस हैं ये आपको गर्मियों के समय पर देखने को मिलती है। और हमेशा याद रखना कि उस पर्टिकुलर जगह पे जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो 50 से लेके 130 सेंटीमीटर्स के बीच में रहेगी रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम कहते हैं इंडिया, है ना, अब आप जानते हो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एरिया कंसिडर किया जाता है। इंडिया किस में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। इंडिया का ऊपर वाला जो एरिया है, सिक्किम से ऊपर वाला, वो टेम्परेट एरिया में आता है। तो इंडिया का जो ट्रॉपिकल वाला एरिया आप देखते हो, उसमें जो गुजरात का एरिया है या राजस्थान का एरिया है, तो राजस्थान के एरिया में आपको थार डेजर्ट मिलता है। तो ये डेजर्ट कैसे बन गया, व्हाट्स अ रीजन, तो इसका रीजन यही तो है कि यहाँ पे रेनफॉल कम है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो करीबन 19 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है, जिसकी वजह से ये एक डेजर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगला सुनिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे से प्लांट नहीं होंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइप के प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पर जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस भी आपको मिलती है। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रासलैंड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको शवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड देखने को मिलता है। अच्छी बात है। ये जो शवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर जो आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा जो एरिया है ये किसका घर कहलाता है, एलिफेंट्स का, जिराफ्स का, लाइन का, चीते का, जेब्रा का, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। अब अफ्रीका के अंदर ये वाला ग्रासलैंड पाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्पीशीज यहाँ पे पाई जाएगी। तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, तो आप उसको इजिली आंसर कर लोगे, ठीक है। ट्रॉपिकल के अंदर देखो, अफ्रीका वाले एरिया में शवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ब्राजील वाले एरिया में आपको कैंपॉस मिलेगा, रुकना, ब्राजील वाले एरिया में आपको पेम्पास ग्रासलैंड भी देखने को मिलता है, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। ब्राजील के अंदर आपका जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है वहां पे आपको कैंपॉस नाम का ग्रासलैंड मिलेगा। वेनेजुला के अंदर आपको लानोस नाम का ग्रासलैंड देखने को मिलता है। अच्छा, अब आते हैं टेम्परेट पे। ट्रॉपिकल से टेम्परेट किस तरीके से अलग है, सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल ट्रॉपिकल की तरीके से ही है, सिर्फ यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती हैं। कैसे, ये विंटर्स होंगी, सिंपल सी बात है, वो क्या थे, वो समर्स थे, ये क्या होगा, विंटर्स होगा। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादा रेनफॉल आपको नहीं मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 75 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल आपको मिलती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो एरिया होगा वहाँ पे किस तरीके के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे श्रब टाइप के, श्रब समझते हो, झाड़ी टाइप के, मतलब वो घने तो होंगे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इलांगेटेड नहीं होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि शॉर्ट है, तो शॉर्ट पे तो भैया देखो ऐसे ऐसे शॉर्ट हो गया है ना, लेकिन जब मैंने कहा इलांगेटेड, तो इलांगेटेड का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रब हो जाएगा, ये झाड़ियों वाला पूरा आपको सीन वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या मतलब है, यानी कि वहां पे बहुत ही ज्यादा कूलनेस आपको देखने को मिलेगी, मतलब बिल्कुल कोल्ड टाइप का क्लाइमेट आपको यहाँ पर मिलता है। सेकेंडली, जब भी आप यहाँ पे कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हो तो ये कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री के पास भी पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, जब भी हम समर्स की बात करते हैं या फिर अगर हम कहते हैं कि जो समर्स का एरिया होता है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में रहता है, और ट्रॉपिक से जब आप ऊपर की साइड पे जाते हो तो टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको लाइक ट्रीज वगैरह देखने को मिलते हैं या श्रब वगैरह देखने को मिलेंगे वो तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको लाइक बहुत सारे
स्पीशीज भी अलग अलग देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रासलैंड जो टेम्परेट है, इसमें क्या क्या आएगा? अर्जेंटीना के अंदर जो ग्रासलैंड पाया जाता है वो पैम्पास है, और यही पैम्पास ग्रासलैंड का कुछ हिस्सा आपको ब्राजील के अंदर भी देखने को मिलता है। अमेरिका के अंदर जो आपको ग्रासलैंड मिलता है वो पेरिस ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ट है, एशिया के अंदर स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन है। ये सब के सब कैसे हैं? टेम्परेट है, ठीक, ओके। चलो अब यहाँ पे जरा हम इसको देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको डिफाइन करके बताएगा कि कौन से एरिया में कौन सा वाला ग्रासलैंड आपको मिलेगा। देखिए, जब हम स्टेपीज की बात करेंगे तो स्टेपीज के अंदर आपको यूरोप और नॉर्थ एशिया मिलेगा। इसके अलावा आपसे पुजाज पूछा जाता है, ये आपको हंगरी के अंदर मिलेगा। पेरिस पूछा जाएगा तो ये आपको यूएसए के अंदर मिलेगा। पैम्पाज अगर आपसे पूछा जाता है तो पैम्पाज आपको अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलता है। देखो अभी क्या होता है, कई बार सवाल में आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए पैम्पास टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो है वो कौन कौन से देशों में पाया जाता है। तो मैक्सिमम एरिया जो है वो आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, और सेकंड वाला जो एरिया आप देखते हो वो आपको कहाँ पर मिलता है? वो आपको मिलेगा ब्राजील के अंदर। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। अगला सुनो, अगला है यहाँ पे वेल्ट। वेल्ट कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न पार्ट पे आपको ये वाला ग्रासलैंड मिलता है। अगला क्या हो गया, यहाँ पे डाउन की बात करोगे तो डाउन वाला कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। कैंटरबरी, कैंटरबरी रेयर केस में आता है, बट फिर भी पता होना चाहिए, कैंटरबरी जो है वो आपको न्यूजीलैंड के अंदर मिलेगा, ठीक है। शवाना मैंने अभी आपको बताया कि ये अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये आपको और कहाँ पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरियाज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगला देखो, टाइगा की बात करें तो टाइगा जो है वो यूरोप और एशिया के अंदर मिलेगा, एंड सेल्वास जो है ये आपको साउथ अमेरिका की लोकेशन पे मिलेगा। साउथ अमेरिका में कहाँ पे? जैसे कि वेनेजुला हो गया, या ये वाली जो लोकेशन है ना, वहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से एरिया में कौन सा वाला एरिया आता है, राइट। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? मेजर ग्रासलैंड्स के बारे में। ये आपको पूरा मैप दिख रहा है। इस मैप के हिसाब से अगर आप देखो तो मैंने आपको बोला कि ये वाली जो लोकेशन है ना, दिस एरिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको टुंड्रा टाइप ऑफ एरिया मिलता है। टुंड्रा टाइप ऑफ एरिया का मतलब क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको जो पेड़ वगैरह मिलते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड इसलिए होते हैं ताकि वहां पे जब स्नोफॉल हो तो आराम से वो स्लिप करके चले जाएं, बिल्कुल भी पेड़ों के ऊपर वो स्नो जमे ना, ठीक है। तो ये टुंड्रा टाइप हो गया। थोड़ा सा नीचे के साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपको पेरिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको लानोस मिलेगा। लानोस के अलावा यहाँ पे देखोगे तो आपको ये वाला आपने देखा होगा, ये लिखा हुआ है ना, कहाँ गया? सेल्वास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सेल्वास की लोकेशन मिलेगी। थोड़ा सा नीचे के साइड पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको ब्राजील और यहाँ पे अर्जेंटीना मिलेगा। तो ब्राजील का एरिया ये है और अर्जेंटीना का ये, यहाँ पे क्या मिलेगा? पैम्पास मिलेगा। यूरोप की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टेपीज मिलता है। इधर की साइड पे आपको यहाँ शवाना की लोकेशन मिलेगी। यहाँ पे भी आपको शवाना की लोकेशन मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत, मैक्सिमम यहाँ पे आपको वेल्ट मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाली जो लाइन क्रॉस कर रही है, इस लाइन के पास में आपको डाउन मिलेगा, और इसके ऊपर और नीचे वाले एरिया में आपको शवाना देखने को मिलता है। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल मिलेगा। और एशिया के अंदर कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा? मैंने अभी आपको बताया, एशिया के अंदर स्टेपीज का पार्ट आता है, तो एशिया के अंदर स्टेपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्रासलैंड्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, और इसके बाहर आपका कोई भी पॉइंट नहीं जाता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इन एरियाज में क्या क्या स्पेशल फीचर्स भी होते हैं और कौन सी स्पेशल कंट्रीज के हिसाब से सवाल बनता है। अब देखो पेरिस, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज ग्रो करी जाती है वो क्या है? वो है वीट, ओके। दूसरा, अगर हम यहाँ पे पुजाज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल के साथ में यहाँ पे शुगर जो होती है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सेकेंडली, ये कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करता है? हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, यानी कि यूरोप का जो आपका लाइक ओटोमन एम्पायर वाला एरिया ना, उस पूरे एरिया को ये कवर करता है। अगला है पैम्पास। पैम्पास के अंदर आपको एक ग्रास देखने को मिलती है जिसका नाम है एल्फा एल्फा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, हर एग्जाम के अंदर आपसे एल्फा एल्फा के बारे में सवाल बनता ही बनता है। ये जो ग्रासेस होती हैं इनमें ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे पेपर में पूछी भी जाती हैं।
यहाँ पे जब भी, जैसे कि ऑब्वियसली बात है कि एनिमल जो होंगे वो तो यहाँ पे चरने के लिए जाएंगे ना, तो उनको क्या मिलता है, उनको ये सब चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हेल्दी होता है ना, तो यहाँ से प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी के साथ में इन एरियाज में व्हीट और बीफ का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली, डाउन्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शीप और वुल का आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और अगर हम वेल्ट की बात करें तो यहाँ पे मक्का, दैट इज मेज, ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट समझा दिए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ भी गए होंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब आपको ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि भैया आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद भी होनी चाहिए। ओके, अब इसके अलावा देखो मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, वो एक चीज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पे कायदे से जल्दी से बता दूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो होता क्या है कि हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट, राइट। लेकिन इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन चीज़ों के साथ में हमें बेसिक्स नहीं आते। अब बेसिक्स नहीं आते तो हम क्या करेंगे, बेसिक्स नहीं आते तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है स्पेशल क्लासेस, या फिर आप कह रहे हो स्पेशल बैचेस आपके लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिनको अगर आप अवेल करते हो तो आपको 15% का इसके अंदर डिस्काउंट देखने को मिलेगा अमाउंट के ऊपर। दैट मीन्स अगर आप एक साल के लिए बैच को ज्वाइन करते हो तो इसका अमाउंट ऑफ 4973 हो गया, जिसके ऊपर आप कोड लगाओगे 10% ऑफ और हो जाएगा, फिर आप स्पेशल कॉइन्स लगाओगे फिर ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इन बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो 24 सितंबर तक, ये वाला ऑफर वैलिड है। उसके बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा और आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 29 से, जिसमें पॉलिटी सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करने वाला है, चाहे फिर वो आपका लाइक एसएससी है या आपका रेलवे का पेपर जब इन फ्यूचर होगा उसके लिए, या फिर मान लो एनडीए है, सीडीएस है, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। और हाँ, एक मतलब क्या बोले, एक ऐसा सवाल तुम लोग पूछ लेते हो कभी कभी, मतलब बेवकूफ़ी वाला सवाल, जब कह देते हैं कि इन बैचेस के अंदर आप किसी भी एजुकेटर का क्लास कर सकते हो, तो किसी में बेटा सारे एजुकेटर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम लेके पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे एजुकेटर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको ग्रासलैंड वाला टॉपिक समझ में आ गया हो तो एक बार से मुझे जरा कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि मैंने इसको पूरा डिफाइन कर दिया है, अब इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। ठीक है, सेकेंडली कल हम लोग वापस से आ जाएंगे कहाँ पे, साउथ अमेरिका वाले पॉइंट पे, और फिर पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, और इस पूरे वीक में इसको खत्म कर लेंगे, राइट। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 6:45 AM पे, जहां हमारा करंट अफेयर्स का क्लास होता है लाइव। और हाँ, स्पेशल क्लासेस और सुबह 5 बजे के क्लासेस मिस मत करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।